नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोग खूब बोलिया करे भाई साहब कि पुलिस वाला की तो दोस्ती भी बुरी भाई साहब और बाकी दुश्मनी भी बुरी। पर मैं सोचती हूँ कि क्या सच में जो पर्सपेक्टिव पुलिस वालों के लिए बनाया जाता है क्या वो कितना सच होता है। आज भरतपुर के रहने वाले हैं एसएचओ यहाँ पर श्याम नगर के हैं दलवीर फौजदार सर जी आज हमारे पास हैं। सर जी बहुत अच्छा गाते हैं, 2-3 लोगों से उनकी तारीफ वारीफ सुनी, मैंने सोचा एक बार भरतपुर के हैं सर जी तो एक बार बात तो उनसे करनी चाहिए, थोड़ी चर्चा वर्चा उनसे होनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस के लिए एक पर्सपेक्टिव समाज में बन जाता है उस पर्सपेक्टिव पे कितना हकीकत उसमें है मैं जानने की बहुत कोशिश करी थी और इन दिनों आपको बहुत सारे पुलिस वालों से मिलाऊंगी। एक बार दलवीर जी से भी ज़रा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। राम राम सर। राम राम। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। अच्छा सर, शुरुआत एक बार भरतपुर से कर लूँ अगर आपको दिक्कत ना हो। भरतपुर सर लोग बड़ी शान से चौड़ी छाती से बोलते हैं, जाना कौन है भरतपुर से। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। सर एक बात बताइए, आप तो बोल देते हैं शांत से कि जानो कौन के भरतपुर से, पर लोग भरतपुर के लिए क्या सोचते हैं आज आपको बता देती हूँ, हालांकि आपको पता है। जयपुर में जब भरतपुर के बच्चे, पहले की बात है अब तो पता नहीं यही माहौल है क्या, जब आते थे पढ़ने के लिए भी तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता था। किसी रूम वाले को पूछ लिया बेटा कंडस हूँ, आंटी जी भरतपुर से, बेटा माफ़ करो रूम ही को नहीं। तो ये होता था कि भरतपुर के लोगों को रूम नहीं दिया जाता था। भरतपुर के लिए एक पर्सपेक्टिव लोगों में बना हुआ है, गुंडागर्दी को लेकर हो गया। झूठी बातें नहीं, आपको बस बात बता रही हूँ जो सोच है लोगों की भरतपुर को लेके। हालांकि ये सच्ची बात है, भरतपुर के लोग बड़े अच्छे होते हैं दिल के, पर फिर भी आपके साथ ऐसा हो जाता है बाकी जगहों पर, क्या कहेंगे इसमें? मेरा तो ये मानना है, मैं 12th करने के बाद जैसे ही जयपुर आया था मैंने बाबा भगवान दास पीजी कॉलेज जो चिमनपुरा में है वहाँ से मैंने यूजी किया ग्रेजुएशन मेरी, और जयपुर से मेरा कनेक्शन वहीं से है 94 से लेके अभी तक। जयपुर अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ शांतिप्रिय लोग रहते हैं। जयपुर बहुत अच्छा शहर भी है इस मामले में, पिंक सिटी, नाम भी पिंक सिटी है। मैं रहा हूँ किराए से यहाँ 5 साल, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तैयारी कर रहा था, मुझे ऐसा बिल्कुल 2-3 बार 4 बार मुझे भी सुनने को मिला कि नहीं रूम तो नहीं है, रूम सामने दिख रहा है खाली है। बट वो जो ऑनर क्यों होता है आपके साथ ऐसा? बेसिकली परसेप्शन एक और ये टर्म मिथ है, सच है? कुछ मिथ है कुछ सच है। मैं ना पूर्णतः इसको नकार सकता हूँ ना मैं स्वीकार करूँगा। स्वीकार इसलिए नहीं करूँगा कि भरतपुर अपने आप में विद्रोही स्वभाव का शहर रहा है। हम महाराजा सूरजमल से लें तो हमने मुग़लों का सामना किया, अंग्रेज़ों का सामना किया, हम बहुत विद्रोही स्वभाव के रहे हैं और वो जो स्वभाव है वो बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वो आपकी पहचान बन जाता है। भरतपुर धौलपुर के नज़दीक है, इधर मथुरा के नज़दीक है। मथुरा में श्री गोविंद विराजते हैं, धौलपुर जो है वो डांग एरिया है, तो वहाँ पे हथियार का प्रसार प्रचलन, बदमाशी, गुंडागर्दी, डकैत बहुत हुए हैं। तो चूँकि डकैती प्रभावित क्षेत्र भरतपुर का ही हिस्सा था, कालांतर में धौलपुर अलग जिला हुआ है, पहले धौलपुर भरतपुर का हिस्सा था। तो जब भरतपुर की इमेज हम लेंगे तो आज से नहीं है, 20 साल से नहीं है, 30 साल से नहीं है, ये करीब 100 साल से 150 साल से डेवलप हुई है। उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, आपने राजनीति बोलकर याद, चाहे प्रशासन हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, हर क्षेत्र में अब बहुत अच्छा काम चल रहा है, कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मिथ भी है। हाँ, कुछ इस स्तर पे जैसे मैंने बताया कि एक नेचर होती है ज़िले की, जो नेचर है ना, पानी मिट्टी की जो नेचर है वो एग्रेसिव है। जैसे एक छोटा सा सवाल, बदमाशी नहीं है एक छोटा सा सवाल आपसे, भरतपुर की सबसे बड़ी दिक्कत बताइएगा और भरतपुर की सबसे बड़ी खूबी बताइएगा। भरतपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। हमारे जो गांव की एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे खारा पानी है। तो सीएम साहब ने चंबल से जो पानी लाने का प्रयास अभी किया और पहले भी सीएम साहब ने किया था, लगातार जो नेतृत्व है वो कार्य कर रहा है। पानी अगर आता है भरतपुर में मीठा, चाहे वो यमुना नहर से आए चाहे इधर से चंबल से आए, तो भरतपुर में बहुत बड़ा विकास हो सकता है, क्योंकि ज़मीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन पानी मीठा नहीं है, पानी खारा है।
और स्पेशली कुछ तहसील तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और अगर एटीट्यूड वाइज सबसे बड़ी दिक्कत पूछूं तो भरतपुर की? वो हमारी जो भाषा है वो बहुत तू तड़ाक वाली है। हम भगवान को भी तू बोलते हैं। भगवान तू दे रहे हो कि नहीं? हाँ, तू बोलते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एक जो आपने प्रार्थना सुनी होगी, तो तू जो शब्द है, तुम जो शब्द है, वो भरतपुर में ब्रज भाषा का हिस्सा है। और ब्रज भाषा है बहुत मीठी, तो उनके तू में ही प्रेम है सर जी? बहुत ज़्यादा। आप में नहीं है। है सर? नहीं नहीं बोलिए, मैं खुश हूँ। हमारे जो संत, जो भी ब्रज भाषा से जुड़े हुए जो भक्तिकालीन जो संत हुए, उनका अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो तू शब्द वहाँ मिलेगा आपको। और तू शब्द में अपनापन है, तुम में नहीं है, आप में नहीं है। हाँ, आपको हम मानते हैं कि दिखावा कर रहा है, तू कम मानते हैं कि अपना आदमी है। ये हमसे तू कह के बात कर रहा है, इसका मतलब मेरा अपना आदमी है ये। अच्छा, और अब सबसे बड़ी खूबी क्या बताएंगे भरतपुर की? ये तो दिक्कत तो सबसे बड़ी खूबी मेहमान नवाजी है। हम जिसके होते हैं हम पूरे होते हैं। और हमारे यहाँ जो पुलिस अधिकारी जाते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं, कभी जब आपका नेक्स्ट कभी कोई बात हो तो आप पूछिएगा, हम बहुत सम्मान देने वाले लोग हैं। हम घर की पुलिस वाले आपके साथीगण भी कहते हैं कि अरे यार नहीं, ये तो दलवीर जी है जो करते हाँ, हैं नहीं पूरा बिल्कुल, मैं नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन एग्रेसिवनेस तो गलत हो ही नहीं सकती। उसको हम पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी मानते हैं, पार्ट ऑफ इनवर्न हैबिट्स मानते हैं, बोलने की तरीका है। बट जब हम मेहमान नवाजी पाते हैं तो भरतपुर में भी हम दाल बाटी चूरमा, जो हमारा जो फेमस वहाँ का जो खाना है, वो आप देखिए। फिर वहाँ पे पंगत में बैठा के किस तरह से लंबी लंबी पंगतें होती हैं। अच्छा सर, क्योंकि एसओचओ हैं, सर ने अभी मुझे एक बहुत खास बात बताई, आपको बताती हूँ। 2005 2008 क्या बोला था? 2005 में ये सब इंस्पेक्टर बने थे। आप सोचिए 2005 में। सर जी मेरे पिताजी की उम्र के हैं, 49। मैंने कहा सर जी लगा नहीं था आपको देख के, इतना लंबा सफ़र उन्होंने तय किया। तो आप समझ सकते हैं सर, शुरुआत में ही मैंने एक बात बोली थी, आपने ध्यान से सुना होगा। मैंने कहा कि पुलिस वाला की ना ही दोस्ती अच्छी भाई साहब, ना ही दुश्मनी, ऐसा लोग कहते हैं। कितनी सच्चाई इसमें लगती है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब हम दोस्ती करते हैं तो हम उसे दोस्त के तौर पे लेते हैं, उसे हम बहुत अच्छा स्नेह भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। लेकिन जहाँ कानून की पालना आती है, मैं मेरे भाई को भी नहीं बख्शूंगा। ये आप शपथ लेते हैं। ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं सर, या फिर यस, बिल्कुल नहीं, हकीकत है ये। और इसीलिए हम बदनाम होते हैं कि दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। अच्छा, दुश्मनी तो हो ही नहीं सकती अच्छी। दोस्ती इसलिए अच्छी नहीं होती है कि दोस्त होकर के भी वो बंद हो सकता है मेरे हाथ से बंद हो सकता है वो। क्योंकि यदि वो मेरे सामने क्राइम कर रहा है और कोई ऐसा क्राइम कर रहा है जिसमें कि मुझे त्वरित कार्रवाई करनी है, समाज को एक मैसेज देना है, तो मैं मेरी शपथ से बंधा हुआ हूँ कि मुझे उसको कानूनन कटघरे में खड़ा करके कोर्ट को कहना पड़ेगा कि श्रीमान ये आपका मुलजिम है। अब आप देखिए सर, आपने इतने क्राइम्स देखे हैं, कवर किए हैं, आपने कितने लोगों को इंसाफ न्याय दिलाया। एक बात बताइए, एक ऐसा क्राइम आज भी जहन से कभी निकलता नहीं, ऐसा कोई क्राइम याद है आपको? कोई अपराधी अगर याद हो? मैं दो जो मौके हैं, जो दो मेरे सामने जो मुकदमे आए थे, उसमें एक व्यक्ति जो किसी का साथ में लिव इन में या जो भी रिलेशंस रहे होंगे रहता है, उससे बहुत प्यार करता है, फिर उसके दिमाग में एक फितूर आता है संबंधों को लेके, और वो जाता है उसको लेकर के जंगल में, और वहाँ उस महिला की गला दबा के हत्या कर देता है। उसकी लाश कोलीपुरा एक जगह है, उसके जंगलों में पटक दी। चूँकि नेचुरली वहाँ से रोड जा रहा है तो लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि वो उतरता हुआ जंगल है, जैसे पहाड़ी है, घाटी है। लेकिन उस घटना में ये खासियत थी कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, लोग उतरे, उनको वो लाश नीचे दिखी एक महिला की, चुनरी और वो, तो वहाँ से हम बॉडी लाए। उस कहानी में मुझे बहुत झकझोर दिया कि कोई बात नहीं है, सिर्फ ये बात कि उसने ये कहा कि नहीं अब मेरे पति से मेरे रिलेशन अच्छे हैं और मैं आपके साथ अब समय नहीं निकाल सकती, तो उस बात पे आकर के उसने बड़े प्यार से बुला के उसका गला घोंट दिया। दूसरी जो घटना है वो बिल्कुल अलग है। मैं थाना अधिकारी दरगाह था अजमेर में, तो सोफिया स्कैंडल जो 1992-93 का केस था, 96-97 में खुला। लगातार उसमें तारीखें पड़ी, सीबीआई ने तफ्तीश की, लेकिन मुलजिमों को सज़ा नहीं मिली थी, उसमें गवाहियाँ नहीं हो रही थी। मुझे बतौर एसएचओ ये कहा गया कि इसमें गवाहियाँ कराएंगे तो ये फाइल जो है अंजाम तक पहुँचेगी। तो सोफिया के केस में अगर 2024 में अन्याय हो रहा है 1996 से, वो केस मुझे बड़ा झकझोरता है। मैंने वो फाइल भी पढ़ी तो बड़ा मुझे लगा कि बहुत देर लग गई। न्याय तो हुआ, उसमें सभी को सज़ा हुई,
और 56 करीब गवाह मैंने वहाँ पे टेस्ट कराए, कोर्ट में टेस्टिमोनी हुई उनकी। उसके बाद उसमें सभी को आजीवन कारावास की सज़ा माननीय न्यायालय ने दी। वो केस भी मेरे लिए बहुत बड़ा केस है, लिटमस टेस्ट था मेरा कि कोरोना था। कोरोना के बाद तुरंत मुझे उसमें तफ्तीश करनी थी, क्योंकि वो बयान कराने थे, क्योंकि 2020 में जब मैं थानाधिकारी दरगाह ज्वाइन किया तो कोरोना अपने सवाब पे था। और जैसे जैसे समय गुजरा तो मुझे माननीय न्यायालय जो पॉक्सो 2 था, उन्होंने बताया कि आप इसमें एक अच्छा काम कर सकते हैं। ये जो बच्चियाँ जिन्होंने फांसियाँ खा लीं, उसमें बहुत सुसाइड हुए थे, कई बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसमें बच्चियों की नंगी तस्वीरें, अर्धनग्न ऐसी तस्वीरें कुछ उसमें आई, तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम था। मैंने बहुत मन से और मेरी टीम के साथ, तत्कालीन एसपी साहब जो भी मेरे रहे, विकास शर्मा जी रहे, चुनाराम जाट जी रहे, उसको अंजाम तक पहुंचाया और उसमें सज़ा हुई। जब मैं थानाधिकारी शास्त्रीनगर था, उस दिन उसका जो फैसला है वो आया था। मुझे बहुत तसल्ली हुई कि कुछ ऐसा करें कि जो इतिहास बने। क्या बात है। अच्छा सर, आप ही की तरह लोग सोचने वाले बहुत होते हैं। सरकारी नौकरी की जब बात आती है सर जहन में, तो लोग ये बहुत सोचते हैं यार पुलिस वाला बन जाओ भाई साहब, पुलिस वाला। तो सब लोग पुलिस वाले का एक जलवा लोग देखते हैं, गाड़ी से उतरते हुए और आगे पीछे लोग घूम रहे हैं और अपना ही एक जलवा होता है। सर ये जलवा कितना भारी पड़ता है ये भी एक बार लोगों को ज़रा बताइए, क्योंकि एक हमारा आपका अच्छा पॉइंट तो हम सब देख लेते हैं कि देखिए गाड़ी से उतरे पुलिस साहब, एसएचओ हैं, यस सर, और सब भागते फिरते हैं सुबह से शाम माइनस। हाँ, सुबह से शाम मैं एक ऐसे स्कैनर से होकर गुजरता हूँ जहाँ मेरी जगह जगह अलग अलग दिमाग से तस्वीरें खींची जाती हैं। मैं किसी की नज़र में मैं कमज़ोर हूँ, काम ही नहीं कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार भी मैं कर रहा हूँ, गलत भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा करने वाले को कोई नहीं आकर के पूछता कि आपने अच्छा किया। जब हम गलत करते हैं तो हम सब की आँख का तारा हो जाते हैं। पुलिस इतना त्याग और तपस्या करने वाली जॉब है कि यदि आप मन से काम कर रहे हैं तो आप अपने परिवार को आपको एक साइड में रखना पड़ेगा। आप पारिवारिक हो ही नहीं सकते, आप सामाजिक नहीं हो सकते। छुट्टियां मांगते हैं। मैं मेरे लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे लेवल की बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे जब आप थानाधिकारी होते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में होती है, क्योंकि ऊपर जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनका विश्वास होता है कि ये व्यक्ति कैपेबल है कि ये एरिया में शांति रखेगा। एक घटना किसी भी बड़े अधिकारी को भी नीचा दिखा सकती है, उनका कैरियर में उनके दाग लग सकता है। तो वो ये सोच कर के कि ये जो एसएचओ है ये बहुत अच्छा है, वो लगा दिया है उसको, उसका विश्वास है। वो अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो वो वापस फीडबैक लौट के वहीं जाएगा। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत क्या है? आपकी रातों की नींद। कल रात के 3 कॉल बता सकता हूँ आपको। रात को 2 बजे आया, 1 बजे कॉल आया, उठाना पड़ेगा। नहीं उठाएंगे सुबह फिर वही शिकायत होगी कि साहब मैंने कॉल किया था, फ़ोन नहीं उठाया। ये बिल्कुल चलता है। उसकी कीमत यही है कि ना तो आपकी नींद बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही में वो बात है जो आप लास्ट में जोड़ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा मेरे मुँह से, कि हाँ पुलिस अधिकारी यदि अपने अच्छे काम कर रहा है और अच्छी तरीके से अपने आप को मेंटेन करके काम कर रहा है, उसको देख करके हर आदमी के मन में आकांक्षा होती है कि मैं भी पुलिस अधिकारी बनूँ, हर बच्चे के। और यही प्रेरणा है और यही लोगों को आकर्षित करता है कि थानेदार बनने के लिए कितनी बड़ी वो होती है। हमारे समय पे 2005 में भी वही कंपटीशन था, आज उसका 10 गुना कंपटीशन हो गया है। टफ है, टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि लोग बनना चाह रहे हैं। अच्छा सर, आपने कंपटीशन की बात की, एक छोटा सा सवाल मन में अभी आ गया है, एक बार पूछ लेती हूँ, आप अपने हिसाब से उसका जवाब दीजिएगा, भूल जाइए सबको। आप तो पेपर की बहुत बात कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हाँ लोगों को बनना चाहिए अगर वो बनना चाहे, पर आजकल आप देख रहे हैं कि पेपर अगर आदमी देने बैठ रहा है तो किस किस तरीके से नुकसान हो रहा है। पेपर लीक हो जाते हैं। अब आप ज़रा ये बताइए सर, कोई पेपर हुआ, आप ही की उपाधि वाला पेपर ले लीजिए, अब उसमें पेपर लीक भी हो गया, और भाई साहब आधा तो पेपर लीक से पास हो गए, आधे ईमानदारी से भी पास हुए। उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? आप अपनी समझ से बताइए, छोड़ दीजिए कोर्ट क्या कहता है और वो आप अपनी समझ से क्या। आपको मैं बताता हूँ, किसी समाज, विभाग या किसी एक समुदाय का यदि एक व्यक्ति गलत निकल जाता है, एक व्यक्ति अपराध कर देता है, तो उस पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। पुलिस विभाग में जब भर्ती होती है तो 800 की भर्ती हुई, उसमें 50 आदमी, 100 आदमी, चूँकि न्यायालय के अध्ययन ये मामला चल रहा है जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकता। अभी बहुत लंबा समय इसमें लगेगा तय होने में। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, मैं 2005 में सेलेक्ट हुआ, तब टेक्निक नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, ब्लूटूथ नहीं था,
इंटरनेट बिल्कुल लोग जानते नहीं थे, धीरे धीरे शुरू हो रहा था। आज इंटरनेट का युग है। हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं जो सिलेक्शन का काम करती हैं, वो अपनी पारदर्शिता रखने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं करते होंगे। और बेईमान व्यक्ति हर संगठन में है, हर जगह है, वो व्यक्ति है। वो अगर गलत आदमी चला गया कहीं भी, हम किसी विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। व्यक्ति की नीयत होती है, उसको आप कहीं बिठा दो, वो अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहता है। ऐसे लोगों की वजह से ऐसी जो बहुत हाई लेवल की जो संस्थाएं हैं जिनका रेपुटेशन हुआ करता था, हम आरपीएससी गए, मेरा बस से किराया लगा, सरकारी बस का किराया मैंने दिया, उसके अलावा मेरा 1 रुपया नहीं लगा। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि तब जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं में हमें कभी मतलब शक नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं कहीं कि ऐसा हो जाएगा। अब प्रत्येक परीक्षार्थी डरता है, फिर भी सरकार अपने प्रयास कर रही है। और आई होप फॉर द गुड, सब अच्छा होगा और उम्मीद जगेगी और उम्मीद पूरी भी होगी लोगों की। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करते हैं। गलत आदमी कहीं भी हो सकता है, मेरा ये मानना है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल करती हूँ क्योंकि सर जी भी बड़ी जल्दी में है। यहाँ पर थाने के सामने ही हम बैठ गए, ये बड़ा पसंद आया तो नर्सरी में ही बैठ गए। सर से बोला और सर ने कहा कि अरे हाँ हाँ ज़रूर। अच्छा, अंतिम सवाल बताइए। सेवा सब करते हैं, है ना? मेरा आपसे पर्सनल सवाल है। 3 जनों के ऑप्शन दूंगी आपको जो सब सेवा कर रहे हैं देश की, राज्य की। इन तीनों में सबसे बड़ा सेवक कौन लगता है आपको, ज़रा बताइएगा। पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट या एक पुलिस वाला, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं ये बड़ा सवाल, बहुत कठिन सवाल है। जो पॉलिटिशियन हैं उनकी यात्रा शायद वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कितनी कठिन होती है। हम तो सामने से देखते हैं कि आज फलां साहब मुख्यमंत्री बने हैं, फलां साहब मिनिस्टर बने हैं। वो कैसे बने हैं, कितनी मेहनतें की, कितनी रातें ख़राब की हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं जर्नलिस्ट को देखता हूँ, जर्नलिस्ट कम सैलरी में, सबसे बड़ी समस्या सैलरी इस देश में। जर्नलिस्ट कम सैलरी में बहुत सारे खतरों को, बहुत सारी आलोचनाओं को, बहुत सारे आरोपों को झेलते हुए चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको मेंटेन कर रहे हैं। सैंटिटी होनी चाहिए। मीडिया कभी गलत नहीं था, ना है, ना रहेगा। मीडिया बहुत अच्छा है। हाँ सर, ये तो गलत है ये ना? देश में लोकतंत्र को जिंदा रखता है, मानवीयता है। गरीब का अगर सही मायने में कोई है हित साधक, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमारे जो राजनीतिक जो नेतृत्व है वो बहुत सुनता है। जन सुनवाई इतनी जगह पे होती है। एमएलए साहब अपना करते हैं, पार्षदगण अपनी करते हैं, पंचायत में सरपंच अपनी करते हैं। कुछ बच जाते हैं, जा ही नहीं पाते, डरते हैं। उन लोगों को कई बार मीडिया सामने लाता है। वो एक बहुत बड़ी सेवा है देश के लिए। रही बात पुलिस की, मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब एक अलग ही टाइप का मेरा चरित्र चित्रण है समाज में। और मैं पूरी पुलिस, जो हमारी राजस्थान पुलिस स्पेशली, लाखों से ऊपर संख्या है हमारी अधिकारियों की, जवानों की। जवान 80% से 85% जवान हैं। सब तरह का आदमी है। वही जो मैंने कहा कि विभाग कोई हो, व्यक्ति है, उसके संस्कार, उसकी नीयत, वो वर्दी में भी वैसे ही रहेंगे, वो बिना वर्दी के भी हैं। ट्रेनिंग का कितना फ़र्क मानते हैं आप? ट्रेनिंग का फ़र्क इतना होता है कि वो जो काम दे रहे हैं उसको, काम को कैसे करता है। लेकिन उसको ये ट्रेनिंग नहीं दे सकते कि तू ईमानदार ही रहेगा। ये दे पाएँ तो बड़ी बात है, लेकिन ये दे नहीं सकते क्योंकि व्यक्ति है, वो एक मानव है। और मानवीय स्वभाव उसको गलती का पुतला मानते हैं, गलती कर ही बैठता है। तो हम चूँकि हज़ारों में दिखते हैं, एक सब इंस्पेक्टर चौराहे पे उतरेगा या एक इंस्पेक्टर उतरेगा या एक सिपाही भी जाएगा, वर्दी में जाएगा। वर्दी पहचान है और वर्दी दूर से दिखती है, आँख का तारा है। तो उसका एक एक एक्शन लोगों के स्कैन होता है। स्कैनर है मेरे चारों तरफ। ये मुझे देखना है कि अब देखो हर हाथ में मोबाइल है। मैं ये मानता हूँ कि जनता को इस टेक्नोलॉजी का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग तो ना करें, क्योंकि बहुत बेहतर चीज़ है। हाँ, सदुपयोग करें कि यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, कोई संस्था गलत कर रही है, कोई संस्था का अधिकारी, कर्मचारी कोई भी गलत कर रहा है, आप उसको आराम से उसका वीडियो, ऑडियो जो आपको मिल सकता हो सही जगह पे पहुंचाएं। वायरल ना करें। वायरल करने से उसका गलती उसने की है, उसका परिवार,
उसकी पीछे की 3 पीढ़ियों तक लोग गालियाँ देते हैं। गलती तो उसने की है, सही जगह पहुँचाएं, सज़ा दिलवाएं, बजाय कि उसको एक टूल बनाएं। मीडिया छापेगा ही छापेगा। यदि वो FIR दर्ज हो रही है तो मीडिया तो छापेगा ना, अपना काम करना है उनको, अपना काम करना, उनको हम रोक नहीं सकते करने से। हम किसी को ये कहें कि ये खबर रोक दे, हम उस दिन पाप कर रहे हैं। हाँ, ये तो गलत है। तो हमें सेंसिबल यूज़ करना चाहिए सोशल मीडिया का, इतना ज़रूर मैं कहूँगा एज ए पुलिस ऑफिसर। कई बार हम सुनी सुनाई बातों को ही मीडिया पे डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे। कई बार देखा नहीं, कहीं से आया और एज सच ही हमने आगे सर्कुलेट कर दिया। अब AI का जो यूज़ है, AI का जो युग आ गया है, अब तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। AI तो आपका फ़ोटो, आपका वीडियो, आपका कुछ भी कर सकता है। तो इस युग में तो बहुत सावधानी रखनी है कि वीडियो एक्चुअल है कि नहीं, वीडियो सही जगह से आया कि नहीं, सोर्स कैसा है। अगर सोर्स ही दूषित है तो उस वीडियो की दूषित होना तो 100% संभावना है ना। तो सोशल मीडिया का यूज़ भी हमें बहुत सेंसिबल करना चाहिए। सर, अगर किसी को लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को पुलिस वाला बनना है तो उसमें एक क्वालिटी जो होनी ही चाहिए। कर्तव्य निष्ठा, काम करना पड़ेगा। यहाँ आओगे तो यहाँ बैठने के लिए कोई जगह मिलने वाली नहीं है। और छुट्टी भी भूल के आओ। छुट्टी कम, कहने को खूब है लेकिन कम से कम मिलेंगी। बहुत ज़रूरी होगा तो आप जा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सोच के ही जाना पड़ेगा। ये देखिए, आपने सुन लिया है, पुलिस वाला कई बार लोग करते थे। आज पुलिस वाले जी से भी हमने आपको मिला दिया है। क्या कहेंगे इस पर? आपकी सोच, एक पुलिस वाला जब नाम सुनते हैं तो क्या जगती है सोच? राजस्थान पुलिस पर क्या बोलेंगे? सर जी देखिए ना, मुंबई पुलिस की तो लोग खूब तारीफ करते हैं। क्यों एक दिन ऐसा भी आए जब लोग कहें कि पुलिस वाले के नाम पर हाँ, राजस्थान पुलिस की बात कीजिए आप। वो एक दिन की भी सब सोचते हैं कि वो भी एक ऐसा दिन आए जब ईमानदारी के नाम पर भी किसी को याद किया जाए तो राजस्थान पुलिस हो। आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम, नमस्कार। अच्छा सुनिए, अभी आपने देखा नर्सरी में मैं सर जी से बात करी थी, SHO साहब से। तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि सर जी गाते बड़ा अच्छा है, सर को गाने का बड़ा शौक है, अगर यहाँ नहीं होते तो सिंगर ज़रूर होते, इतना मन था। तो वो तो दिमाग से निकल ही गया और मैंने एंड कर दिया। आइए सर का गाना तो सुने भैया। क्या कहेंगे सर कि आप पहले तो एक बार ये बता दीजिए कि शौक कब से पड़ा? ये मैं बताऊं आपको तो बचपन में जब स्कूल में प्रतियोगिताएं होती हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त पे भी कुछ गीत गाए जाते हैं। तो एक देशभक्ति गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो देश प्रेम चूँकि बच्चों में जज्बा होना चाहिए, वही बच्चा जाके देश का भला करेगा जो देश के बारे में सोचेगा। तो मैंने गाना तो तभी शुरू किया था, पर मैं मुकेश जी को बहुत फॉलो करता हूँ। मुकेश जी की जो वॉइस है उससे मेरी वॉइस थोड़ी रिजेम्बलेंस अच्छी, ठीक ठाक सी। मुकेश साहब को गाना पसंद करता हूँ। तो एक मुकेश साहब का गाना है जो इस शाम को बहुत ज़्यादा मैंने गाया है कई बार। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आँखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे, पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी सी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, इसमें भी पुलिस आ गई है कि दर्द पर आए, अपना ही होके सहे दर्द पर आए। तो हम लोग जो होते हैं, रात को एक व्यक्ति ने अभी आत्महत्या कर ली कल रात को, तो उसकी पत्नी विलाप कर रही थी। रात को 1 बजे मुझे कॉल हुआ कि साहब ऐसे ऐसे हो गया। वो गरीब परिवार था बंगाल का, जो ये यहाँ पे जो हमारा जो अभिजात्य वर्ग है, वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, तो उन लोगों में से कोई था। उसकी पत्नी से जब मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो वो बड़ा विलाप कर रही थी। मैं तत्काल उठा, रात को 1 बजे थाने आया, यहाँ से पूरी टीम भेजी, बॉडी वहाँ से हटवा करके पूरा फ़ोटो वीडियो कर कुछ कुल मिला करके हमारे साथ रोज़ कहीं ना कहीं मानवता का जो धर्म है, जो हमारे पे कर्ज है, हम मानव हैं, तो हम रोज़ निभाते हैं अगर हम चाहें तो। ये चाहने पर है, लेकिन नीयत का फ़र्क, नीयत का खेल है सारा। धन्यवाद। गजब के हैं, क्या कहेंगे एसएचओ साहब पर, बोलिएगा जरूर। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।